हमने लास्ट लेक्चर में अरेज के बारे में डिस्कस किया था कि अरेज क्या होती हैं, उनको हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, अरेज असल में होती क्या हैं, हम उनको यूज़ क्यों करते हैं, फिर हम उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम उनको इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं। तो ये सारा हमने ना डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो मैं ना जल्दी से उसका रीकैप आपको देता चलूँ। तो दरअसल अरेज क्या होती हैं। अरेज हमारे पास ना कलेक्शन होता है। अरेज और कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन, ठीक है, ऑफ सेम डाटा टाइप्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप वेरिएबल आप कह सकते हैं। कि इसमें ना हम ना एक ही किस्म का जैसे वेरिएबल्स है ना, सिर्फ वो स्टोर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जितने भी हैं वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने 10 स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं, यानी कि 10 रोल नंबर आपने यूज़र से इनपुट लेने हैं, वो आपने स्टोर करने हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप 10 वेरिएबल बनाएंगे जिसमें आप हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो एक बहुत ही ना लंबा सा प्रोग्राम बन जाएगा कि हम 10 पहले वेरिएबल बनाएंगे, फिर हम 10 वेरिएबल्स के अंदर यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर हम 10 वेरिएबल्स के लिए अलग अलग सी कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमने हल करने के लिए हमें हमारे पास अरेज आ जाती हैं। अरेज क्या होती हैं कि एक कलेक्शन है किसका, सेम डाटा टाइप वेरिएबल्स का। मिसाल के तौर पर अब मैं एक अरे बना लेता हूँ इंटीजर। तो मैं क्या करूँगा, अब उस अरे के अंदर मैं इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ। वो अब कितने मैं वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ ये डिपेंड करता है उस अरे के साइज़ पे कि मैं उसका कितना साइज़ रखता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो अरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम ना अरे की डाटा टाइप लिखते हैं। जैसे ये मैं इंट लिखने लगा हूँ, तो ये इंट अब मैं अरे बनाने लगा हूँ। तो इंटीजर लिखने के बाद हम अपने ना अरे का नाम लिखते हैं। अरे का नाम आप जो मर्जी रख लें, मैं अरे ही रख लेता हूँ। और उसके बाद ना हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ज़रूर डालनी होती हैं। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना हमने अपनी अरे का साइज़ लिखना होता है कि हमने कितने साइज़ की अरे बनानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ फिलहाल। तो अब मैंने ये क्या किया, मैंने एक इंटीजर की अरे बनाई है, इसका नाम क्या है, अरे। जैसे देखिए ना, मैं यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ एक्स। तो ये मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम एक्स है। तो बिल्कुल इसी तरह ये ऊपर एक क्या है, ये एक इंटीजर अरे है जिसका नाम अरे है, और ये इसका साइज कितना है, 4 है। यानी कि इसमें अब इस अरे के अंदर मैं 4 इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो किस तरह स्टोर होंगे ये मैं आपको अभी ना मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के जरिए मैं बताता हूँ। कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सा एक इंटीजर होता है, एक इंटीजर ये मेरी मेमोरी में कितनी जगह लेता है, ये मेरी मेमोरी में लेता है 4 बाइट्स, ठीक है। 4 बाइट्स की जगह ये लेता है 4 बाइट्स। तो इसी तरह देखिए, अब मैंने जब ये एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है तो ये मेरी मेमोरी में जाके 4 बाइट्स की जगह लेगा। और सिमिलरली तो अगर मैंने ये जो सी अब एक अरे बनाई है, इसमें मैं 4 इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। तो फिर इसका साइज़ कितना होगा, अगर एक इंटीजर का साइज़ 4 बाइट्स है तो फिर 4 इंटीजर्स जो कि इस अरे में स्टोर हो गए हैं वो कितनी मेमोरी लेंगे, 4 4 16। यानी कि इस जो सी अरे है इसका साइज़ क्या होगा मेरी मेमोरी के अंदर, 16 बाइट्स, ठीक है। यानी कि एक इंटीजर का साइज़ 4 होता है और मल्टीप्लाई मैं इसको 4 से कर दूंगा, क्यों, क्योंकि 4 ही इंटीजर में स्टोर कर रहा हूँ। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 16 बाइट्स। यानी कि ये जो सी अरे है ये मेरी मेमोरी के अंदर जाके 16 बाइट्स की जगह घेरेगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ कि ये मेमोरी में किस तरह होती है। मेमोरी में ये मैंने आपके सामने ये मेमोरी है मेरी कंप्यूटर की, सॉरी, ये देखिए। अब ये क्या मेरे सामने मेमोरी है मेरे कंप्यूटर की। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने ना मुख्तलिफ स्लोट्स बनाई हुई हैं, जैसा कि हमारी ना मेमोरी के अंदर होता है। अब ये इसी तरह होता है कि देखें ये स्लोट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये इसको मैंने नीचे इंडेक्स नंबर दिया हुआ, ये इनके क्या होते हैं, ये सॉरी इंडेक्स नंबर नहीं, ये इनके एड्रेस होता है, एड्रेस। ये ऊपर स्लोट्स हैं और नीचे क्या है, ये मैंने इनका एड्रेस लिखा हुआ है। और ये एड्रेस जो आमतौर पर होता है ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर में होता है, लेकिन मैंने आसानी के लिए समझने के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ना डेसिमल नंबर्स में लिखा हुआ है एड्रेस, ताकि मैं पता चल सके ये पहली स्लॉट है, ये दूसरी स्लॉट है, ये तीसरी स्लॉट है, ये चौथी पाँचवीं छठी, इसी तरह मैंने 15 तक स्लॉट लिखी हुई है। यानी कि टोटल मेरे पास कितनी स्लॉट्स हैं, 0 से लेके 15 तक, यानी कि टोटल मेरे पास 16 स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं अज्यूम करूँ कि जो सी ये एक स्लॉट है, ये जो सी एक स्लॉट है इसका साइज़ कितना है, 1 बाइट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक स्लॉट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये लें, अगर मैं अज्यूम करूँ कि
जो सी ये मेरी एक स्लॉट है, इसका साइज़ कितना है 1 बाइट है। तो ये जो सी मैंने ये 16 स्लॉट्स बनाई है, इसका टोटल साइज़ कितना होगा 16 बाइट्स होगा। ठीक है, अब इसी तरह जो सी मैंने अरे डिक्लेयर किया अपने प्रोग्राम के अंदर, ये देखिए ये जो सी मैंने अरे डिक्लेयर किया है 4 इंटीजर्स की, ये मेरी मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स लेगी 16 बाइट्स, यानी कि 16 बाइट्स कंसेक्टिव। जहाँ भी मेरे कंपाइलर को मेरी मेमोरी के अंदर 16 बाइट्स फ्री मिलेगी ना कंसेक्टिव, ये वहाँ जाके मेरी ना अरे की मेमोरी को ना फिक्स कर देगा। तो फ़र्ज़ करें ये वो 16 बाइट्स हैं जो कि मेरे कंपाइलर ने मेरी अरे के लिए फिक्स कर दी हैं। अब इसमें मेरे अरे जो सा है ना कंपाइलर, वो मेरी अरे का डाटा स्टोर करेगा। तो अब देखें, जैसा कि आपको पता है कि जो सा एक इंटीजर है वो 4 बाइट्स लेता है। तो ये जो सी उसने 16 बाइट्स फिक्स की हैं, असाइन किए हैं मेमोरी में, ये कितने इंटीजर्स के लिए हैं 4 बाइट्स के लिए, सॉरी 4 इंटीजर्स के लिए है। और आपको ये भी पता है कि एक इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है 4 बाइट लेता है। तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, मेरा कंपाइलर ये जो सी उसने अरे असाइन की है ना, इसके पीसीस कर देगा। ठीक है, 4 बाइट्स के पीसीस कर देगा। जैसे कि ये देखें ना, एक बाइट ये है, यहाँ से लेके 0 से लेके 3 तक ये 4 बाइट्स हो गई हैं। ठीक है, वो इसको पहली जो सा पहला मेरा इंटीजर उसके लिए रख देगा। जो सी अगली 4 बाइट्स हैं, ये देखें 4 से लेके 7 तक, इसको मैं कहता हूँ ये मेरा ना दूसरा इंटीजर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तीसरी बाइट्स के लिए मैं तीसरे इंटीजर के लिए मैं अगली 4 बाइट्स ले लूँगा, ये लें। और जो सी लास्ट वाली 4 बाइट्स हैं वो चौथे इंटीजर के लिए। ठीक है, ये लें, ये मैंने कलरफुल बना दिया है। देखिए ये जो सी पहली 4 बाइट्स हैं ये पहले इंटीजर के लिए हैं, यहाँ पे ये दूसरा इंटीजर स्टोर होगा, यहाँ पे तीसरा इंटीजर स्टोर होगा और यहाँ पे चौथा इंटीजर स्टोर हो रहा होगा मेरी मेमोरी के अंदर। तो अब वो क्या करेगा, ये जो सी पहली 4 बाइट्स है इसमें वो एक इंटीजर, क्योंकि आपको पता है एक इंटीजर कितना साइज लेता है 4 बाइट का। तो ये जो सी पहली 4 बाइट्स है ना, इसमें मेरा पहला इंटीजर स्टोर हो रहा होगा। तो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, ये लें, और मैं इसको सॉरी फिर मैं इसको भी मर्ज कर दूंगा ताकि बिल्कुल क्लियर ना ये एक ही बॉक्स बन जाए, 4 बाइट्स का एक ही बॉक्स बन जाए। मैंने सबको आपस में मर्ज कर दिया, ये लें। अब ये एक ही बॉक्स बन गया, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। अब होता क्या है कि चले अब ना मैं कहता हूँ कि जैसे ये मेरी 16 बाइट्स की एक रे है जिसमें 4 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। तो देखिए पहला इंटीजर इस बॉक्स में सेव होगा, मैं इसमें 4 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें क्या स्टोर कर देता हूँ 4, ये लें। अब जैसे मेरा दूसरा ब्लॉक है उसमें मैं 5 स्टोर कर देता हूँ, तीसरे में 6 और चौथे में 7, ये लें। अब ये मैंने डाटा स्टोर कर दिया। अब देखें जब मैंने इसको एक्सेस करना है तो मुझे ना जो से ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, अब इनके ना कुछ ना मुझे ना नंबरिंग देनी पड़ेगी कि ये बॉक्सेस हैं। तो अगर मैंने इस डाटा को मैंने ना एक्सेस करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सी मेरी अरे है इसमें से मुझे ना ये 6 मिल जाए, तो इस बॉक्स का ना मुझे कुछ नाम रखना पड़ेगा ताकि मैं वो नाम दूँ कि यार ये इस अरे के अंदर ये जो सा बॉक्स है ना इतने नंबर वाला बॉक्स, उसमें से मुझे डाटा ला के दे दो। तो मैं क्या करूँगा इन बॉक्सेस को ना मैं नाम दे दूँगा, यानी कि नंबरिंग कर दूँगा इनकी। तो वो नंबरिंग मैं कहाँ से शुरू करूँगा 0 से स्टार्ट करूँगा, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंपाइलर भी 0 से ही स्टार्ट करता है। ये देखिए मैंने ऊपर अब इन बॉक्सेस को मैंने क्या कर दिया नंबरिंग दे दिया। ये इस बॉक्स का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। ये जो सब ये मैंने अपने पास से नहीं किया है, ये कंपाइलर जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह करता है, यानी कि जो सा पहला बॉक्स होता है उसको 0 साइन कर देता है, इसी तरह अगले बॉक्स को 1, अगले बॉक्स को 2 और अगले बॉक्स को 3। यानी कि अगर मेरी अरे का साइज़ क्या है 4 है तो उसमें कितने बॉक्सेस होंगे 0 से लेके 3 तक। अगर मेरी अरे का साइज़ 10 है तो उसमें कितने बॉक्सेस होंगे 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो अब देखें अब मैंने क्या किया, जो सा 0 इंडेक्स पे है ना 4 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे 6 पड़ा हुआ है, 3 इंडेक्स पे मेरा 7 पड़ा हुआ है। अब ये तो हमने ना विजुलाइज़ कर लिया कि मेरी मेमोरी के अंदर किस तरह अरे क्रिएट होती है, उसमें किस तरह हमारा डाटा पड़ा हुआ होता है। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ कि हमको कैसे हम प्रोग्राम के अंदर कैसे यहाँ पे अरे क्रिएट तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमें इसमें डाटा कैसे इंसर्ट करना है तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें ये जैसे कमेंट्स हैं मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने कर दिया इरेज। अब देखें अब हमने जो सी अपनी अरे है उसके मैंने आपको पता है ये 4 इंटीजर की अरे है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इस हमारी अरे में 4 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं और उसने 4 इंडेक्सेस ना असाइन कर दिए हैं 0 से लेके 3 तक। ये 4 इंडेक्सेस हैं जिस पे हम अपना डाटा रख सकते हैं। तो अब देखिए मैं सबसे पहले ना पहला इंडेक्स क्या था 0 था, तो उस पर अपना डाटा रखने लगा हूँ। पहले अरे का नाम हमने रखना है, अरे का नाम क्या है मेरी अरे ही है।
आगे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इंडेक्स देना है, जिस इंडेक्स पे मैंने अपना डाटा रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जीरो इंडेक्स पे अपना डाटा रख रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा मेरा। मैं कहता हूँ कि जीरो इंडेक्स पे जाके तुम 5 रख दो। ये ले, मैंने क्या किया है, जीरो इंडेक्स को अरे, इस अरे के अंदर जो सा जीरो इंडेक्स है ना, जीरो नंबर वाला डब्बा यानी कि बॉक्स कह लें, उसको मैंने 5 असाइन कर दिया, यानी कि उस डब्बे के अंदर जाके 5 स्टोर हो गए। यहाँ पे मैंने चूँकि 4 किया हुआ है, चले मैं वहाँ भी 4 कर लेता हूँ ताकि ना समझने में आसानी हो। और इसको मैं एक साइड पे भी कर लेता हूँ और इसको मैं दूसरी साइड पे कर लेता हूँ, ये लें, ताकि आपको नज़र भी आ रहा हो। ये लें, अब मेरे ख्याल से ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अरे ऑफ जीरो इंडेक्स पे जाके मैंने 4 स्टोर कर दिया, जैसा कि यहाँ पे हुआ भी हुआ है। देखिए जीरो इंडेक्स पे 4 स्टोर हुआ है। और अब जो सा अगला इंडेक्स है उस पर मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, पहले इंडेक्स पे मैंने 5 स्टोर किया हुआ है। उससे जो सा अगला इंडेक्स है उस पर मैंने, अगला इंडेक्स क्या है 2 है, तो उस पर मैंने क्या स्टोर किया हुआ है 6। और उसके बाद अरे ऑफ इंडेक्स 3 पे जाके क्या तुम कर दो, 7 स्टोर कर दो। ये ले, अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने हर एक इंडेक्स पे एक एक डाटा स्टोर कर दिया। जैसे पहले इंडेक्स पे 0 पे 4 आ गया, 1 पे 5 आ गया, 2 पे 6 आ गया और 3 पे 7 स्टोर हो गया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने डाटा असाइन कर दिया। अब ये जो सा मैंने 4 5 6 7 लिखे ना, ये असल में जाके मेरी मेमोरी के अंदर इसी तरह पड़ा हुआ है, मेरी अरे के अंदर, कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब देखें, अब ये मैंने डाटा तो अपनी अरे के अंदर रख दिया है। अब हमने किस तरह इस डाटा को पकड़ के अपनी प्रोग्राम में यूज़ करना है, किस तरह हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो चलें, बेसिक तो हमारे ना पास ना दो ही फंक्शन होता है कि किस तरह हमने अरे के अंदर डाटा रखना है और किस तरह हमने अरे के अंदर से डाटा को गेट करना है। गेट करके जो भी हमने करना है, यानी कि उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी है वो करें, या उसको हमने प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर तो वो प्रिंट कर लें। तो जो सबसे बेसिक फंक्शन होता है ना हमारा, वो फिलहाल यही होता है कि हम अरे में से डाटा को रीड करके ना अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएं, ठीक है। तो अब देखिए हमने अपने अरे के अंदर डाटा सेट तो कर दिया है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ना इस अरे में से डाटा को उठा के अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने लगा हूँ। तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है क्या हम यूज़ करते हैं, सी आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी आउट सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करवाना है, जो सा ये जीरो इंडेक्स पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है। तो जीरो इंडेक्स पे मैं आपको पता है जब भी मैंने इस जीरो इंडेक्स को मैंने यूज़ करना है ना, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा इसको, सबसे पहले मैं अरे का नाम लिखूंगा, मेरी अरे का नाम क्या है, अरे है, फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर उस इंडेक्स का नंबर। अब इस ब्लॉक का इंडेक्स क्या है, 0, तो मैं 0 यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरी इस अरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट, यानी कि वो डाटा मेरा प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये लें। अब ये क्या है, मेरा अरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा है ना डाटा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा कॉपी करूँ और इसको 4 मरतबा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने चारों को बारी बारी ना प्रिंट करवाना है। तो ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स 0 का डाटा प्रिंट होगा, इस स्टेटमेंट में इंडेक्स 1 पे जो डाटा पड़ा हुआ है इस यहाँ पे इंडेक्स 2 पे और यहाँ पे इंडेक्स 3 पे। तो ये 4 स्टेटमेंट्स के बाद क्या होगा, मेरी जो से ये चारों स्लॉट्स है ना, चारों का जो सा डाटा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता है कि मेरी चारों स्लॉट्स पे क्या डाटा पड़ा हुआ है। देखिए जो सी 0 स्लॉट है वहाँ पे 4 है, पहली स्लॉट पे 5 है, सेकंड स्लॉट पे 6 है और जो सी थर्ड स्लॉट है उस पर 7 पड़ा हुआ है। तो इसी तरतीब से यहाँ पे डाटा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 4 5 6 7 और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको रन किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि 4 5 6 और 7 मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गए हैं। तो ये था हमारा बेसिक, हमने किस तरह अरे को इनिशियल डिक्लेयर किया सबसे पहले। तो ये देखें, ये जो था ना, ये मैंने अरे को डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये मैंने अरे को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। इनिशियलाइज करने से मुराद क्या, मैंने अरे को वैल्यू असाइन की हुई हैं। और ये 4 स्टेटमेंट्स मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अरे के डाटे को प्रिंट करवाया हुआ है। यहाँ तक मुझसे पूछ लें, यहाँ तक आपको कोई ना समझ आया हो। अगर मुझे बता दें ताकि मैं जल्दी से आगे चलूँ। चलिए ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक 4 इंटीजर्स की एक अरे बनाई थी, यानी कि इस एक अरे बनाई थी जिसका साइज़ क्या है 4 है। इसको हम साइज़ कहते हैं। एक अरे मैंने बनाई इंटीजर की। अब ये मैंने इंटीजर की अरे बनाई है, तो इसमें मैं सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकता हूँ, ये आपने याद रखना है।
तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक 10 साइज़ की अरे बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने 10 की 10 स्लॉट्स पे मैंने डाटा असाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, ये स्टेटमेंट 10 मरतबा लिखूँगा। अगर मैंने उसी 10 स्लॉट पे जो सा मेरा डाटा पड़ा हुआ है अगर मैंने उनको प्रिंट कराना है तो मैं क्या ये सी आउट की स्टेटमेंट 10 मरतबा लिखूँगा? बिल्कुल नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि हमारे पास लूप्स हैं। तो हमने पढ़ा था लूप्स में कि जब हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लूप की मदद लेते हैं। तो मैं यहाँ क्या करने लगा हूँ, मैं ना फॉर लूप की मदद से ये जो से हमने इतनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना इनको रिप्लेस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले देखें ये जो सा ये 4 स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप ये देखें इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। चलिए इनको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, पहले ना हम ये प्रिंट की जो सी स्टेटमेंट है ना इनकी तरफ आते हैं। ये देखिए ये प्रिंट की जो सी 4 स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई हैं इनमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है कि पहली स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे 0 इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, दूसरी के अंदर यहाँ पे 1 है, तीसरी के अंदर यहाँ 2 है और चौथी के अंदर यहाँ पे 3 है। और देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये मेरी एग्जीक्यूट ना हो। पर अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने डाटा को प्रिंट करवाऊँगा एक फॉर लूप की मदद से। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखने लगा हूँ, फॉर लूप, और सबसे पहले मैं इन्हें इनिशलाइज करना है 0 से। अब ये मैंने क्यों 0 से इनिशलाइज किया ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और देखें अब देखें सबसे पहले कि ये जो सा लूप है मैंने कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करना है, 4 मरतबा, क्योंकि ये 4 स्टेटमेंट्स है ना, मैंने इनकी जगह ये लूप लिखने लगा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह ये लूप को इनिशियलाइज़ करूँगा, यानी कि इस तरह यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि ये लूप 4 मरतबा चले। तो अगर मैंने यहाँ 0 से अपना लूप स्टार्ट किया है तो मैं यहाँ क्या कंडीशन लगाऊंगा कि ये मेरा लूप 4 मरतबा चले। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकता हूँ <4 एंड देन i++। तो ये आप देख सकते हैं अगर मेरी i की जो सी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो और हर लूप के बाद 1 का इंक्रीमेंट हो, और मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ i<4 है, तो यानी कि ये मेरा लूप कब तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक। तो आपको पता है ये 0 से लेके 3 तक 4 है, तो यानी कि ये 4 टाइम्स रन हो रहे हैं, 4 टाइम्स, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो सा मेरा लूप है वो 4 टाइम्स रन हो। तो मैंने ये फॉर लूप लिख लिया है। अब इस फॉर लूप के अंदर मैंने क्या मैंने लिखना है, ये वाली स्टेटमेंट सी आउट की। तो मैं क्या करूँगा, इस को कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब देखें, अब अगर आप देखें तो मैंने ये फॉर लूप लगाया है जो कि 4 मरतबा रन होगा, और इसके अंदर स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी हुई है, सी आउट अरे 0 इंडेक्स, यानी कि अरे के जो सा 0 इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है ना वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास यही जो सी स्टेटमेंट है ना वो 4 मरतबा चलेगी, यानी कि 4 मरतबा मेरे पास जो सा पहले इंडेक्स पे डाटा, सॉरी 0 इंडेक्स पे जो सा डाटा पड़ा हुआ है ना, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, तो ये 4 मेरे पास 4 मरतबा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर रन करके दिखाता हूँ आपको, तो वो देखिए मेरे पास 4 मरतबा प्रिंट हो गया है। तो मैं तो ये चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो से 4 इंडेक्स है ना, चारों इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास वो डाटा प्रिंट हो, ना कि पहली इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है वो 4 मरतबा प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, असल में मुझे ज़रूरत है कि यहाँ पे जो सा इंडेक्स है ना मैं उसको चेंज करूँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स चेंज करूँगा तो मेरे पास जो सा डाटा प्रिंट होगा तभी वो चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 को कैंसिल करके यहाँ मैं आई लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ आई क्यों लिखा है, अगर आप मेरे फॉल को गौर से देखें तो मेरी आई की वैल्यू क्या है, 0, पहले 0 थी, फिर एक बार लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा लूप चलेगा आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि हर बार लूप के एग्जीक्यूट होने से मेरी आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आई लिख दिया, क्यों, क्योंकि जब मेरा लूप पहली दफ़ा चलेगा तो 0 इंडेक्स होगा यहाँ पे, यानी कि 0 इंडेक्स का डाटा प्रिंट हो जाएगा। जब मेरा लूप दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी कि पहले इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। जब दोबारा चलेगा मेरा लूप तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि दूसरे इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। और जब यहाँ मैं तीसरी दफ़ा लूप भी मेरा चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सॉरी जब चौथी मरतबा मेरा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पे तीसरे इंडेक्स पे जो मेरा डाटा पड़ा है जो कि 7 है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, मेरे पूरी अरे के अंदर जितना डाटा पड़ा है वो सारा मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये देखिएगा, वो देखते हैं मेरे पास सारा डाटा प्रिंट होके आ गया, 4, 5, 6 और 7। मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर लूप की मदद से मैंने अपना सारा डाटा जो कि मेरी अरे के अंदर पड़ा हुआ था मैंने उसको प्रिंट करवा लिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये इस फॉर लूप को ज़रा देख लें दोबारा, अगर उस समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें जल्दी से ताकि हम आगे चलें। तो चलिए ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही गई होगी क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये किया था। अब ऊपर चलते हैं कि हम ये हमने डाटा तो प्रिंट करवा लिया है फॉर लूप की मदद से, तो अब हमें यानी कि इन स्टेटमेंट्स की हमें कुछ ज़रूरत नहीं रही है, तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ ये लेके। अब क्योंकि हमारा
वो जितना डाटा प्रिंट हो रहा था 4 स्टेटमेंट के अंदर, वो हमने ये एक स्टेटमेंट के ज़रिए प्रिंट करवा लिया है फॉर लूप में से। अब हम चलते हैं कि ये जो हम डाटा असाइन कर रहे हैं ना, ये भी हमें बार बार ना इतनी ज़्यादा ये लाइनें ना लिखनी पड़े, हम एक ही लाइन में ये सारा डाटा पूरी ना अरे को असाइन कर दें। अब देखें, ये एक अरे को डाटा असाइन करने के अमल को हम कहते हैं इनिशियलाइज़ करना, यानी कि अरे के अंदर डाटा जो हम रख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अरे को इनिशियलाइज़ करना। अब देखिए, अरे को जिस तरह हमारे पास कॉमन वेरिएबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाने लगा हूँ इंटीजर का, इंट एक्स। ये अब इसके अंदर ये एक्स का मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर अगर मैंने डाटा रखना है यानी कि इसको मैंने इनिशियलाइज़ करवाना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि जहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं वहीं उसी लाइन में इसको इनिशियलाइज़ कर दूँ। ये लें, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, और मैंने उसी लाइन में इसको इनिशियलाइज़ भी कर दिया 4 से, यानी कि मेरे एक्स के अंदर जाके 4 स्टोर हो गया है। पहला तरीका तो मेरे पास ये था। और अब दूसरा मेरे पास तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं यूज़र से इसके अंदर इनपुट लूँ, यानी कि सी इन एक्स। ये लें, दूसरा तरीका मेरे पास ये है, मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से इनपुट लिया है, और जो नंबर मुझे यूज़र इनपुट देगा ना, वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाके एक्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो ये दोनों तरीक़ों से क्या हो रहा है, एक्स के अंदर जाके वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इसको हम कहते हैं एक्स को इनिशियलाइज़ करना। इसी तरह अगर मैं अपनी अरे को इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ, तो अरे को इनिशियलाइज़ करने से मुराद क्या, अरे के अंदर मैंने अपना डाटा स्टोर करना है। तो इसके भी फिलहाल हम दो ही तरीके पढ़ेंगे, वैसे तरीके तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम फिलहाल दो पे फोकस करेंगे। पहला तरीका क्या है कि जहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया इस अरे को, वहीं पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ करना है। तो अगर मैंने इस लाइन में ही अपनी अरे को इनिशियलाइज़ करना है, तो मैं किस तरह करूँगा, वो इस तरह करूँगा कि इसके इक्वल आगे साइन डाल के इक्वल का, फिर आगे मैंने करली ब्रैकेट्स डालनी है, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट। क्या कौन सी ब्रैकेट डालनी है, करली ब्रैकेट्स। और अब इस करली ब्रैकेट के अंदर मैंने वो डाटा रख देना जो मैंने अपनी अरे को असाइन करना है। मिसाल के तौर पर मैं असाइन करना चाहता हूँ 2, 3, 4 एंड 5। ये लें, ये अब मैंने किस तरह डाटा स्टोर किया है, तो ये ज़रा समझिएगा। मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर 4 इंटीजर लिख दिए हैं जो कि कोमा के ज़रिए सेपरेटेड है, यानी कि पहला इंटीजर, फिर कोमा, फिर दूसरा इंटीजर, फिर कोमा, फिर तीसरा, और फिर कोमा, फिर चौथा इंटीजर है। ठीक है, अब मैंने क्यों यहाँ पे 4 इंटीजर लिखे हैं, क्योंकि मेरी अरे का साइज़ 4 था। अब बिल्कुल ये अब क्या होगा, जो सर ये 2 है ना, ये जाके मेरे 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, 2 जाके मेरे 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, 3 जाके पहले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, 4 जाके दूसरे इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, और 5 जाके मेरे तीसरे इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो सा डाटा है वो मैंने यहीं पे इनिशियलाइज़ कर दिया, जहाँ पे मैंने एरे को डिक्लेयर किया है वहीं पे मैंने डाटा भी इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो अब अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब मेरी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या किया, मैंने एक पहले अरे डिक्लेयर किया, फिर उसको मैंने डाटा भी इनिशियलाइज़ कर दिया, यानी कि 0 इंडेक्स पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 है। ये जाकर मेरी अरे के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। अब हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है कि ये वाकई जगह स्टोर हो चुके हैं, वो हम एक ही तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर हम उस डाटा को प्रिंट करवा लें। तो ये देखिए, मैंने नीचे फॉलो की वजह से डाटा को प्रिंट भी करवाया हुआ है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरा डाटा स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होना चाहिए, 2, 3, 4 और 5। क्यों, क्योंकि पहले इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, पहले इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे 4 है, और तीसरे इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो सॉरी, अगर इसको रन करूँ तो मेरे सामने यही डाटा प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने इसको रन किया, तो वो देखिए मेरे सामने वही डाटा प्रिंट हो गया, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये मेरे सामने डाटा प्रिंट होके आ गया है। ये था हमारे पास पहला तरीका अरे को इनिशियलाइज़ करने का। अब हमारे पास दूसरा तरीका हम देख लेते हैं, कि जो कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर मैं यूज़र से इनपुट लूँ, यानी कि यूज़र जो मुझे वैल्यू देगा उस वैल्यू, वो जो सी वैल्यू यूज़र इनपुट देगा मुझे, वो जाके मैं इस अरे के अंदर जाके स्टोर कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि देखिए मेरे पास 4 इंटीजर हैं। तो अगर मेरे पास 4 इंटीजर हैं तो मैं यूज़र से भी 4 ही वैल्यू इनपुट लूँगा ना, 4 वैल्यू मैं इनपुट लूँगा, वो जाके इन चारों स्लॉट्स में मैंने इनपुट स्टोर कर देनी है। तो अगर मैंने 4 मरतबा इनपुट लेनी है तो मैं 4 मरतबा सीन लिखूँगा, बिल्कुल नहीं, सीन लिखूँगा 4 मरतबा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप यूज़ कर लूँगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये लूप यूज़ किया है। तो यानी कि मैंने 4 मरतबा यूज़र से इनपुट लेनी है, तो मैं इस तरह का लूप लिखूँगा जो कि 4 मरतबा रन हो। तो आपको पता ही है ये नीचे वाला लूप है, ये 4 मरतबा रन हो रहा है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसी लूप को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये 4 मरतबा रन हो रहा है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ये कैसे 4 मरतबा रन हो रहे हैं। यानी कि 0 से लेके ये 3 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 0 से लेके 3 तक 4 टाइम्स। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने इस लूप के अंदर मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ यूज़र को, यानी कि स्क्रीन के ऊपर मैं बता दूंगा यूज़र के
इंटीजर, तो यूज़र क्या करेगा, मुझे ना एक इंटीजर इनपुट दे देगा। ये ले मैंने सबसे पहले स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। ये ले, अब उसी के सामने मैं इनपुट दे देता हूँ, ये ले सीन। अब मैंने देखें इनपुट लेनी है, जो मुझे यूज़र इनपुट देगा वो मैंने कहाँ जाकर स्टोर करना है, अरे के अंदर। और अरे के आगे भी मुझे इंडेक्स भी बताना पड़ेगा कि वो मैंने कहाँ पे वो इनपुट जाके स्टोर करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, अरे ऑफ आई। ठीक है, अब मैंने यहाँ आई क्यों लिखा है, बिल्कुल वही रीज़न जो मैं आपको नीचे बता चुका हूँ। यानी कि मेरा क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जैसे ही ये एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, जो सा मेरा आई है उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो जो सी यूज़र इनपुट देगा वो जाके नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होता रहेगा मेरा डाटा। यानी कि देखिए ना, जब मेरा पहली दफ़ा ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो सबसे पहले ये प्रिंट हो जाएगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, आई की वैल्यू ज़ीरो है। तो जो यूज़र इनपुट यहाँ पे देगा वो जाके अरे ऑफ ज़ीरो, यानी कि अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे जाके मेरा डाटा स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जब ये मेरा फॉर लूप चल जाएगा, दूसरी मरतबा चलेगा तो मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो फिर जो यूज़र इनपुट यहाँ पे देगा वो जाके अरे ऑफ पहले, यानी कि अरे के पहले इंडेक्स पे स्टोर होगा। इसी तरह चलते चलते फिर दूसरे इंडेक्स पे, फिर तीसरे इंडेक्स पे। तो हमने जीरो से लेके तीन इंडेक्स जो से थे हमने यूज़र से इनपुट लिया, और वो जहाँ के मैंने वहाँ पे वैल्यू इनपुट यानी कि स्टोर भी कर दी है। ठीक है, अब आपको बताइए मेरा फॉर लूप चार मरतबा चलेगा, और ये चार मरतबा चलने की वजह से मेरा ये चार मरतबा ही मुझसे इनपुट लेगा, और चार मरतबा ही जाके डाटा मेरी अरे के अंदर स्टोर कर दीजिएगा हर एक इंडेक्स के ऊपर। और फिर जो सा ये वाला अब फॉर लूप है, ये क्या करेगा, वो जो सा डाटा मैं इनपुट दे रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करवा देगा। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आपको बताइए क्या करेगा, सबसे पहले मुझसे चार मरतबा इनपुट लेगा, और फिर जो मैं इनपुट कर रहा हूँ ना वो उस डाटा को प्रिंट करवा देगा। तो मैं ना यहाँ पे ना सी आउट करवा देता हूँ ताकि साफ आपको ना नज़र आ जाए। मैं यहाँ क्या लिखने लगा हूँ, डाटा इन अरे। ये अब यहाँ पे क्या होगा, मैं ना इसको भी ना इरेज कर देता हूँ ताकि ये ना, ये लीजिए। अब सबसे पहले क्या होगा, ये फॉर लूप रन होगा, ये मुझसे चार मरतबा इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद जाके मेरी अरे के अंदर डाटा स्टोर कर देगा। उसके बाद ये लाइन प्रिंट होके आ जाएगी कि मेरी अरे के अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है, यानी कि डाटा इन अरे। तो उसके बाद वो डाटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करने लगा हूँ। तो ये मेरे सामने क्या प्रिंट होके आ गया, एंटर एनी इंटीजर। तो मैं अब इसको ना इंटीजर दूंगा जो कि मैंने जाके जीरो इंडेक्स पे रखना है। तो मैं कहता हूँ जीरो इंडेक्स पे जाके ना तुम 99 रख दो, ये लो। अब मुझसे कह रहा है, दोबारा पूछ रहा है कि अब दोबारा एंटर करो डाटा। अब ये मुझसे कौन सा डाटा पूछा, जो मैं जाके फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि पहले इंडेक्स पे रखना है। मैं कहता हूँ पहले इंडेक्स पे जाके 88 रख दो। अब दूसरे इंडेक्स पे जाके 77 रख दो, और तीसरे इंडेक्स पे जाके तुम 66 रख दो। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा मेरे सामने एक लाइन प्रिंट होकर आ जाएगी कि अरे डाटा इन अरे। और उसके बाद फॉर लूप जो सा ये है उसकी वजह से मेरा सारा डाटा देख लिया प्रिंट होकर आ गया, 99, 88, 77 और 66। तो ये ले जी, तो ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो वो मैंने जल्दी से आपको क्विक ओवरव्यू भी दे दिया। ये हमने क्या किया, हमने यूज़र की मदद से डाटा लिया है और उसको जाके मैंने अपनी एरे के अंदर प्रिंट करवा दिया है, स्टोर किया, और बाद में इसको मैंने प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे तो मैंने दोनों तरीके ना यूज़ कर लिए हैं। देखिए ना, यहाँ पे मैंने उसी लाइन में उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से इनपुट भी ले रहा हूँ। तो ये असल में हो क्या रहा है, तो आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट एक्स का, इसको मैंने 5 स्टोर कर दिया। ये ले, ये मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, और उसको मैंने उसी लाइन में इनिशियलाइज भी कर दिया, उसको मैंने 5 वैल्यू दे दी है, यानी कि अब मेरे एक्स वेरिएबल के अंदर जाके 5 स्टोर हो गया है। लेकिन अगर मैं उसके बाद सी इन एक्स करूँ तो जो मुझे, अब मैंने ये जो सी स्टेटमेंट लिखी है ना, अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा, मुझे यूज़र एक इनपुट देगा। अब जो यूज़र इनपुट देगा ना वो जाके ओवरराइट हो जाएगी 5 के ऊपर, यानी कि पहले तो मेरी एक्स के अंदर 5 वैल्यू पड़ी थी, लेकिन बाद में जो यूज़र मुझे इनपुट दे रहा है वो जाके 5 को ओवरराइट कर देगा। यानी कि अगर यूज़र मुझे 7 इनपुट देता है ना, तो मेरी मेमोरी के अंदर जाके 5 को इरेज होकर 7 लिख दिया जाएगा एक्स की मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी यही प्रोसेस हो रहा है कि देखिए मैंने अरे को इनिशियलाइज तो कर दिया है कि मेरी पहली इंडेक्स पे 2 है, दूसरे इंडेक्स पे 3 है, सॉरी जीरो इंडेक्स पे 2 है, पहले इंडेक्स पे 3 है, तीसरे पे 4 है, यार सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, ज़ीरो से शुरू होना है हमने। जीरो इंडेक्स पे 2 है, पहले पे 3 है, दूसरे पे 4 है, और तीसरे पे हमारे 5 पड़ा हुआ है। ये मैंने इनिशियलाइज तो कर दिया है, लेकिन बाद में ये यूज़र से मैं इनपुट ले रहा हूँ, तो जो मुझे यूज़र इनपुट दे रहा है ना वो जाके क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को ओवरराइट कर देगा।
इसीलिए जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो यूज़र ने इनपुट दी थी। ठीक है, तो ना हम चलते हैं अपना थोड़ी सी अरेज की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ना आपको अरेज के ऊपर थोड़ी और ग्रिप हो जाए, क्योंकि ये जो सी अरेज है ना ये बहुत ही हमारा ना प्रोग्रामिंग का अहम टॉपिक है। तो एक सवाल भी आ गया, सर हमने 2 3 4 5 को इनिशियलाइज़ क्यों, मैं ज़रा पढ़ लूँ, हमने 2 3 4 5 को इनिशियलाइज़ क्यों करवाया है, टर्मिनल में तो नहीं आया है। तो यही बात मैं आपको बता चुका हूँ। देखें, मैंने ना यहाँ पे आपको एक इंटीजर की मिसाल भी दी थी कि जैसे मैंने एक इंट बनाया x और मैंने उसको उसी लाइन में इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा एक इंटीजर x बन गया, मेरी मेमोरी के अंदर जाके एक x का बॉक्स बन गया है। अब उस बॉक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, 4। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 5 है, तो अब ये क्या हो रहा है, मेरी मेमोरी के अंदर जहाँ x के अंदर 4 स्टोर था, अब मैंने उसको ओवरराइट कर दिया है 5 के साथ। अब मेरी मेमोरी के अंदर 5 है, अब जो सा यानी कि वो x का बॉक्स था ना उसके अंदर पहले 4 स्टोर था ना, जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है ना, अब वो बॉक्स के अंदर जो सा 4 था ना उसको मैंने ओवरराइट कर दिया 5 के साथ। अब मेरे बॉक्स के अंदर 5 स्टोर हुआ है। लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ पे सी आउट करवाऊंगा ना, सी आउट एक्स करवाऊंगा, तो मेरे सामने यहाँ 4 प्रिंट नहीं होगा, मेरे सामने 5 प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि 5 ने ओवरराइट कर दिया है 4 को, यानी कि जो वैल्यू बाद में आती है ना वो पहले वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अरे को इनिशियलाइज तो कर दिया है, यानी कि मेरी 0 इंडेक्स पे 2 है, 3 है, 4 और 5 पड़ा हुआ है। लेकिन बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और जो मुझे यूज़र इनपुट दे रहा है वो मैं जाकर स्टोर कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, जो सी ये पहले वैल्यूज़ पड़ी हैं ये वैल्यूज़ ओवरराइट हो जाएंगी, किन से, जो यूज़र इनपुट देगा। तो अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर ये फॉर लूप को कमेंट आउट कर देता हूँ तो ये लें, अब क्या होगा, अब ये जो सी ये वैल्यूज़ मैं स्टोर कर रहा हूँ ये वैल्यू ओवरराइट नहीं होंगी। और अगर मैं इस अपने कोड को रन करूँगा तो क्या होगा, ये जो सी वैल्यूज़ हैं ये ओवरराइट नहीं होंगी, मेरी अरे के अंदर जाके यही स्टोर रहेंगी। और जब मैं इनको ये फॉर लूप की मदद से प्रिंट कराऊंगा तो यही वैल्यूज़ ही मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अगर मैं ये देखे रन करता हूँ इसको तो वो देख लें क्या प्रिंट हो गया, 2 3 4 और 5, वही डाटा जो मैंने यहाँ पे स्टोर किया था। लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर लूप को मैं इसके कमेंट हटाता हूँ तो क्या होगा, ये लूप क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा और जो यूज़र इनपुट देगा ना उनको जाकर अरे के अंदर स्टोर कर देगा, जो उसकी पहली वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको ओवरराइट कर देगा, यानी कि वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, चलें जी। अब जल्दी से ना हम चलते हैं अपने ना फॉलो सॉरी अरेज की ना थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसा कि मैंने ना आपको एक मेरे ख्याल से कल या परसों एक ना मैंने सवाल भी दिया था कि आपने क्या करना है, आपने ना एक 10 साइज़ की ना इंटीजर अरे बनानी है, यानी कि एक अरे बनानी है इंटीजर की जिसमें मैं 10 इंटीजर स्टोर कर सकूँ। और आपने उसमें यूज़र से इनपुट लेनी है, जो यूज़र इनपुट देगा वो आपने डाटा जाके अपने अरे के अंदर स्टोर कर देना है। पहला काम तो आपका ये था, तो चले हम ना सबसे पहले उसको करते हैं। तो ये ना पहला प्रोग्राम तो मैंने आपके सामने बना भी दिया है। सिंपली आपने क्या करना है, मैंने आपको 10 साइज़ की अरे कहा था ना, तो मैंने यहाँ पे 4 साइज़ की अरे बनाई हुई है। तो हमने सिंपली चेंजिंग क्या करनी है, अगर हमने 10 साइज़ की अरे बनानी है तो हमने सिंपली क्या चेंज कर देना है, 10 कर देना है। तो अगर यहाँ मेरे 10 करने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत अहम सवाल आ गया है, मैं ज़रा ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपके सामने। हम प्रोग्राम की तरफ बाद में जाते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बना दिया 10 साइज़ की, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाई है इंटीजर की, कितना उसका साइज़ है 10, यानी कि उस अरे के अंदर 10 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन मैंने इनिशलाइज़ क्या किया, इनिशलाइज़र, इसको हम कहते हैं इनिशलाइज़र लिस्ट। ठीक है, ये जो सी मैंने लिखी है करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं इनिशलाइज़र लिस्ट। लेकिन जो सी मेरी इनिशलाइज़र लिस्ट है उसके अंदर मैंने सिर्फ 4 इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, जो सी मेरी पहले 4 इंडेक्सेस हैं, पहले 4 इंडेक्सेस टोटल, यानी कि देखिए जो सी मेरी 10 मैंने अरे बनाई है, इसके इंडेक्स कहाँ पे हैं, कितने हैं, 0 से लेके 9 तक इसके इंडेक्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसका साइज 10 है तो जो से इंडेक्स होंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। तो जो सी मैंने इनिशियलाइजिंग लिस्ट लिखी हुई है उसमें मैंने सिर्फ 4 इंटीजर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे असल में क्या होगा, तो जो से मेरे अरे के जो से पहले 4 इंडेक्स होंगे ना, पहले 4 इंडेक्स कौन से हैं, 0 से लेके 3 तक, पहले 4 इंडेक्स 0 से लेके 3 तक हैं, उन पर ये डाटा स्टोर हो जाएगा। ये जो सा डाटा है जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जो से बकाया इंडेक्स रह गए हैं यानी कि 4 से लेके 9 तक, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 0 0 असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ
डाटा को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो अगर मैंने डाटा को प्रिंट, अब मेरा साइज़ कितना है 10 है, तो अब मैंने इस लूप को 10 मरतबा रन करवाना है, यानी कि 0 से लेके <10 लिख दूंगा। अब ये क्या होगा, मेरा लूप 10 मरतबा रन करेगा और 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 9 तक, यानी कि आई की वैल्यू 0 से लेके 9 तक आइटरेट होगी और मेरे पास 0 से लेके 9 इंडेक्स तक जो भी डाटा पड़ा मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे अरे के अंदर कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि मेरे अरे के अंदर क्या डाटा पड़ा होगा, जो से पहले 0 से लेके 3 इंडेक्स है वहाँ पे 2 3 4 5 पड़ा होगा, और जबकि 4 से लेके आगे जो से 9 तक इंडेक्स है वहाँ पे 0 0 पड़ा होगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो देख सकते हैं आपके सामने डाटा प्रिंट हो गया है। देखिए पहले 2 3 4 5 आ गया और आगे 0 0 0 0 0 आ गया। इसकी समझ आ गई है आपको कि मैंने जो सी इनिशियलाइजर लिस्ट बनाई है उसमें मैंने नंबर ऑफ इंटीजर कम दिए हैं अपने साइज से, तो जितने मैं कम दूंगा उतने वो वहाँ पे जाके एंड वाले इंडेक्सेस पे 0 0 साइन कर देगा। ठीक है। अब एक केस तो ये है कि जो सा मैं इनिशियलाइजिंग लिस्ट बना रहा हूँ उसमें मैंने नंबर ऑफ इंटीजर कम दिए हैं, लेकिन अब दूसरा केस आ जाता है, अगर मैं इस इनिशियलाइजर लिस्ट में नंबर ऑफ इंटीजर ज़्यादा दे दूँ तो फिर क्या होगा। तो ये भी तो सवाल आ सकते हैं ना आपके जहन में। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपनी अरे का साइज़ जो है ना वो 3 रख देता हूँ। ये लीजिए, अब आपके सामने यहाँ पे एरर आ भी गया होगा, वो नीचे से रेड लाइन थोड़ी सी आ गई है। मैंने क्या किया है, मैंने एक अरे बनाई है अब 3 साइज़ की, लेकिन जो मैं इनिशियलाइजिंग लिस्ट है उसमें मैंने कितने इंटीजर लिखे हुए हैं 4। तो जो सा सबसे आखिर वाला इंटीजर होगा ना उसके ऊपर जो सा यानी कि जो सा जायद इंटीजर है उसके नीचे ना तो एरर आना शुरू हो गया। तो मैं अब एरर जाके देखता हूँ क्या मुझे कह रहा है। तो मुझे क्या कह रहा है कि टू मैनी इनिशियलाइजर वैल्यूज़, यानी कि वो कह रहा है कि आपने जो सी अरे बनाई है वो तो 3 साइज़ है उसका, लेकिन जो सी आपने इनिशियलाइजर वैल्यूज़ दे रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो उसको क्या करें, इसको कम करें यानी कि सेट करें। ये लें जी, जैसे ही मैंने एक वैल्यू कम की है तो वो देख ले मेरा जो सा एरर था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये भी आपको समझ लग गई होगी। यानी कि इनिशियलाइजर लिस्ट में साइज़ से ज़्यादा और साइज़ से कम वैल्यूज़ देने से क्या होता है। अच्छा, किसकी समझ नहीं आई, जो सा मैंने पहले बताया है, अगर मैं ज़्यादा वैल्यूज़ रखूँ या कम रखूँ, ये ज़रा मुझे बता दें ताकि मैं जल्दी से दोबारा रिपीट कर दूँ। अच्छा, ज़्यादा की, अच्छा ये देखें कम की समझ आ गई ना, यानी कि जब मैं कम वैल्यूज़ रखूँगा तो जो उनसे बकाया इंडेक्सेस होंगे ना वहाँ पे जाकर 0 0 स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब मैं ज़्यादा वैल्यूज़ रख रहा हूँ तो आपको पता है ना, तो मुझे अरे एरर दे देगा, जारी सी बात है। ये देखिए ना, अगर मैं 1 2 3 4 ये ले, मैंने क्या किया है, मैंने एक अरे बनाई है 3 साइज़ की, 3 साइज़ की मैंने अरे बनाई है, लेकिन जो सी उसकी इनिशियलाइजर लिस्ट है मैंने उसमें कितनी इंटीजर रख दी हैं 4, यानी कि 1 2 34 और 5, ये अब 4 इंटीजर हैं। मैंने उसकी इनिशियलाइजिंग लिस्ट में 4 रख दिए हैं इंटीजर, जबकि उसका साइज़ क्या था 3 था। तो वो मुझे एरर दे रहा है, वो मुझे एरर क्या दे रहा है, टू मैनी इनिशियलाइजर वैल्यूज़। वो कह रहा है कि आपने जो सी वैल्यूज़ रखी हैं इनिशियलाइजिंग लिस्ट के अंदर वो ज़्यादा हैं, जबकि आपका साइज़ तो कम है। तो वो मुझे ये एरर दे रहा है। अगर मैं अब इसको रन भी करूँगा ना तो रन नहीं होगा, मुझे वो एरर ही यहाँ देगा। तो वो देख सकते हैं आप, मुझे एरर दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। एरर एरर में क्या लिखा हुआ है, टू मैनी इनिशियलाइजर वैल्यूज़ फॉर इंट 3। देख लें, वो मुझे बता भी रहा है कि आपने जो इंटीजर की अरे बनाई है 3 साइज़ की, उसके लिए आप ज़्यादा इनिशियलाइजर वैल्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एरर भी बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो सी एंड वाली वैल्यू है ना, चाहे ये देखिए अब 4 वैल्यूज़ है, इसमें आप जो सी मर्जी वैल्यू कम कर दें, एक को आपने कम करना ही करना है। तो मैं 34 को मिटाऊंगा ना, तो अब 3 वैल्यूज़ हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं वो एरर ख़त्म हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखें अब मेरी एरे का साइज़ कितना है 3 है। तो अब मैंने ये लूप भी 3 दफ़ा ही चलाना है, ज़्यादा मरतबा नहीं चलाना है। मैंने लूप भी 3 दफ़ा चलाया, तो वो क्या करेगा, तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये नहीं, वो तीनों वैल्यूज़ 1 2 5 मेरे सामने प्रिंट हो गया आ गई हैं। अब आपके सामने ना, आपके जहन में एक और सवाल आना चाहिए, वैसे मेरे ख्याल से आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर यहाँ पे मेरी अरे का साइज़ 3 है, अरे का साइज़ क्या है 3 है, और वहाँ उसके अंदर मैंने डाटा भी 3 इंटीजर रख दिए हैं, लेकिन जो मैं फॉर लूप चला रहा हूँ उसको प्रिंट करवाने के लिए वो मैं 10 दफ़ा चला दूँ, तो फिर क्या होगा। यानी कि मेरा साइज़ कितना था, अरे का 3 था, लेकिन जो मैंने नीचे लूप लिखा हुआ है वो मैं 10 दफ़ा चला दूँ। तो इसका जवाब ना आपने मुझे देना है अगले लेक्चर में। ठीक है, ये यहाँ से आपने मुझे याद करवा देना है, और आपने मुझे शुरू में बताना है कि अगर हम फॉर लूप को अरे के साइज़ से ज़्यादा मरतबा चला देंगे तो वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा। तो ये मुझे आपने बताना है। ये मैं सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊँगा आपको। तो हम चलते हैं अपने ना प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम हमारा क्या था कि मैंने एक 10 साइज़ की अरे बनानी है इंटीजर की, और मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 10 साइज़ की अरे बना दूँगा। ये लीजिए, ये मैंने एक 10 साइज़ की अब अरे बना दी है। अब मैंने इस अरे के अंदर यूज़र से इनपुट लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर लूप को
इसके कमेंट हटा दूंगा, ये ले मैंने इसके कमेंट भी हटा दिए हैं। अब मैंने 10 मरतबा इनपुट लेनी है, तो मैंने ये लूप 10 मरतबा चलाना है, तो 0 से लेके <10, तो अब ये 10 दफ़ा चलेगा। और यहाँ पे आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, यानी कि ये 0 से लेके 9th इंडेक्स तक यूज़र से इनपुट ले लेगा और वो जाके वैल्यू अरे के अंदर स्टोर कर देगा। और उसके बाद यानी कि ये 10 दफ़ा चलेगा, 10 दफ़ा यूज़र से इनपुट लेगा और वो जाके डाटा अरे के अंदर स्टोर कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद ये फॉर लूप क्या करेगा, अरे के डाटा को रीड करेगा और यहाँ पे लाके मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो मेरे जैसा कि मेरे अरे का साइज़ 10 है, तो इसलिए मैंने इस फॉर लूप का भी 10 मरतबा चलाना है, 0 से लेकर <10। ठीक है, तो अब ये भी मेरा फॉर लूप 10 मरतबा चलेगा और 10 के 10 इंटीजर पे जो डाटा पड़ा है उसको लाके मेरे सामने प्रिंट कर देगा। तो ये ले जी, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये ले, अब ये मेरा 10 मरतबा मुझसे इनपुट लेगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो मैं इसको पहले इनपुट देता हूँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर एंड पे 10। ये लें, तो डाटा इन रहे वही है 1 से लेकर 10 तक, ये मेरे सामने प्रिंट हो गया, आ गया। यही आपका पहला प्रोग्राम था। ठीक है, तो जो साहब मैंने दूसरा प्रोग्राम आपको दिया था, जी आप एक प्रोग्राम में जितनी मर्जी अरे यूज़ करें, ये आपकी मर्ज़ी है। हम आगे जाके यूज़ कर भी रहे होंगे, आपने फ़िक्र नहीं करनी है, लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक में हैं तो हम एक अरे से काम चलाते हैं। तो पहला प्रोग्राम आपका ये था कि आपने एक अरे बनानी है, उसमें आपने 10 इंटीजर स्टोर करने हैं और वो आपने प्रिंट कर देने हैं। तो ये पहला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब जबकि हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या था कि हमने जो सा अरे के अंदर हमने डाटा है तो इनपुट दे दिया है। अब ये देखिए मेरे पास जाके डाटा स्टोर भी हो चुका है, एक पहले इंडेक्स पे 1, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने दूसरा प्रोग्राम दिया था कि जो सा मैंने डाटा यहाँ पे इनपुट आपको दिया है उसका आपने मुझे सम प्रिंट करवा देना है, यानी कि मेरी जो सी अरे बनी हुई है ना 10 साइज़ की, तो आपने क्या करना है, वो जो जितना भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है ना, आपने सब डाटा को सम करना है, यानी कि जमा करना है, और जो आंसर आएगा वो आपने मुझे रिटर्न करके यानी कि प्रिंट करके दे देना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं ना आपको ना थोड़ा ग्राफिकली समझाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैंने ना सम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सम फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे ना एक सम मैंने चूँकि फाइंड करना है, तो मुझे ना सम के स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे ना ये ले जी, मेरी मेमोरी के अंदर ये जगह खाली थी, तो मैंने ना यहाँ जाके ये सम का एक वेरिएबल बना दिया है, ये लें। और जो सा मैंने इसको नाम है ना, मैं इसको नाम सम दे देता हूँ, ये लें। इसको मैंने नाम क्या दे दिया है, सम दे दिया है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ना एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप क्या करेगा, वो बारी बारी क्या करेगा, मेरी अरे के जितना भी डाटा पड़ा है ना, पहले इंडेक्स को पकड़ेगा, यानी कि सबसे पहले वो क्या करेगा, 0 इंडेक्स को पकड़ेगा, उसमें जो सा डाटा पड़ा है ना वो ला के इस बॉक्स के अंदर फेंक देगा, सम के अंदर। क्या करेगा, सबसे पहले 0 इंडेक्स को पकड़ेगा, जो डाटा पड़ा है उस सम के अंदर ला के फेंक देगा। इस सम के अंदर फिर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद वो अगले इंडेक्स पे जाएगा, अगले इंडेक्स पे क्या डाटा पड़ा हुआ है 5, उसको भी ला के मेरे सम के बॉक्स के अंदर फेंक देगा और जमा कर देगा, यानी कि पहले 4 पड़ा हुआ है और अब उसने ला के अंदर 5 फेंका है, तो 4 जमा 5 क्या हो गया, 9 हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर मेरे पास क्या है, 9 है। वो फिर अगले इंडेक्स पे जाएगा, अगले इंडेक्स पे भी जो डाटा पड़ा उसको भी लाएगा, वो जाके मेरे सम के बॉक्स के अंदर फेंक देगा। तो पहले मेरे सम के बॉक्स के अंदर पहले ही 9 था और पिछले और डाटा आ गया 6, तो अब ये टोटल सम क्या हो गया, 15। और फिर से अगले इंडेक्स पे जाएगा, फिर से वो डाटा पकड़ के लाके मेरे बॉक्स के अंदर फेंक देगा। तो 7 पड़ा हुआ है मेरे पास अगले इंडेक्स पे, तो जब 7 को लाके 15 में ऐड करेगा तो मेरे ख्याल से शायद 22 बन जाएगा। तो ये नहीं, ये मेरे पास 4 साइज़ की एक अरे थी, तो मैंने उसका सम फाइंड कर लिया है। तो आपको पता भी लग गया मैंने कैसे फाइंड किया है, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक सम का वेरिएबल बनाया है और मैंने एक फॉर लूप लगा दिया है, जो कि जितना साइज़ है मेरी अरे का उतनी दफ़ा चलेगा। और वो लूप क्या करेगा, वो बारी बारी एक डाटा पकड़ेगा, जाके सम के अंदर फेंक देगा, सम के अंदर प्लस करता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ना कोडिंग की मदद से आपको ना इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा है। तो ये देखें, ये फॉर लूप सबसे पहले क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा 10 मरतबा और जाके मेरी अरे के अंदर स्टोर कर देगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने ना एक सम का वेरिएबल भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट सम इज इक्वल टू 0, ये ले जी। मैंने क्या किया, मैंने ना अपना सम का एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है, यानी कि मेरे डब्बे के अंदर इस वक्त 0 पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज़ नहीं करूँगा, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करता तो उसके अंदर क्या पड़ा होता है, गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, गार्बेज वैल्यू। यानी कि मैं नहीं चाहता कि अगर देखें ना, मेरा ये जैसा ये मैंने बॉक्स बनाया ना सम का,
अगर इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पहले ही पड़ी है, यानी कि मैंने अपना सम का वेरिएबल बनाया, उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी है, ये इतनी बड़ी कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है, तो आप देखिए मेरे सम के अंदर ये गार्बेज वैल्यू पड़ी है, तो जैसे ही मैं इंडेक्स का जो सा डाटा ला के इसके अंदर प्लस करूँगा तो क्या मेरा सम एंड पे ठीक आएगा? बिल्कुल नहीं ठीक आएगा, क्योंकि पहले ही गार्बेज वैल्यू पड़ी है। तो जो सा जितने भी मैं इंडेक्स का जो सा डाटा ला के उसके अंदर सम करूँगा तो मेरे पास एंड पे गार्बेज वैल्यू बनेगी, यानी कि वो ऐसी वैल्यू बनेगी जिसका मेरे से कोई तल्लक ही नहीं है। मुझे तो इसका सम चाहिए था, तो जो सा वो प्रिंट कर रहा होगा वो तो कोई और ही वैल्यू होगी, तो ये क्या है, वो गार्बेज वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। तो इसके लिए लाजमी क्या है कि जो सा मेरा सम का बॉक्स है वो पहले एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जीरो होगा ना। अब मैं जो सा भी अगला डाटा वहाँ ला के सम करूँगा ना, वो इसमें सम होता जाएगा और एट द एंड मेरे पास बिल्कुल सही एक्यूरेट सम मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैं इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करूँ। तो मैंने इसीलिए क्या किया है, सम को मैंने यहाँ ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने ये फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप क्या करेगा, यूज़र से 10 मरतबा इनपुट लेगा और क्या करेगा, आप देखें मैंने क्या करना है, मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूँ। मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक फॉर लूप बना दिया, ये मेरा फॉर लूप बना हुआ है। मैंने इसमें क्या करना है, मैंने सिंपली क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई, ये ले। अब क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जब मेरा ये लूप पहली दफ़ा चलेगा, आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो वो क्या करेगा, अब देखें सम की वैल्यू भी क्या है, इनिशियली ज़ीरो है, सम के बॉक्स के अंदर ज़ीरो पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सम प्लस अरे ऑफ ज़ीरो, यानी कि अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, यानी कि सबसे पहले वो ज़ीरो इंडेक्स पे गया, उसने वहाँ से डाटा उठाया, वो जाके सम के अंदर उसने फेंक दिया, यानी कि सम के डब्बे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो ज़ीरो जमा उसने वो डाटा जो सा पकड़ के लाया था ना, वो टोटली जो सा टोटल किया, उसको उसने सम के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इसी तरह वो कर रहा है कि सम के अंदर इनिशियली क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो पड़ा हुआ है, और यहाँ से वो डाटा पकड़ के ला रहा है और उसको ज़ीरो के अंदर पहले प्लस करता है, यानी कि ज़ीरो प्लस फोर करेगा, और जो आंस आएगा ना, आंस क्या आएगा, फोर आएगा, और उसको यहाँ पे फोर को स्टोर कर देगा। तो ये बिल्कुल ये इस तरह कर रहा है ये लाइन मेरी, जब पहली दफ़ा मेरा लूप चलेगा। ठीक है, तो अब यानी कि मेरे सम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे क्या स्टोर हो गया है, मैं यहाँ पे कमेंट भी साथ डाल देता हूँ ताकि आपको समझ लगती है। सम के वेरिएबल के अंदर अब स्टोर फोर हो गया, फोर स्टोर हो गया। अगर तो पहला इंडेक्स मेरा पहला जो सा आया था ना, पहले इंडेक्स पे डाटा पड़ा वो फोर है, तो वो तो अब यूज़र की मर्जी है ना, वो यूज़र यहाँ पे जो इनपुट देगा ना उसी लिहाज से मेरा सम होगा। तो यानी कि इसी तरह मेरा क्या ये लूप चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, 10 मरतबा ये लूप चलेगा, 0 से लेके 9 तक। तो देखिए अब फ़र्ज़ करें कि ना मेरे पहले इंडेक्स पे 4 पड़ा हुआ है, अब अगले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। तो ये लूप मेरा जब दूसरी दफ़ा चलेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी कि अब वो क्या करेगा, अरे ऑफ 1, यानी कि 1 इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, 5 प्लस सम। अब सम की वैल्यू 4 है, यानी कि सम के डब्बे में अब 4 पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, 4 प्लस अरे के पहले इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है, तो 4 प्लस 5 क्या हो गया, वैल्यू 9 हो गई है। अब वो 9 किस में स्टोर कर देगा, सम के अंदर। अब उसने सम की वैल्यू को अपडेट करके यहाँ पे 9 प्रिंट स्टोर कर दिया। यानी कि इसी तरह वो क्या करेगा, अगले अगले इंडेक्स पे जाता जाएगा और वहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको ला के सम के अंदर प्लस करता जाएगा। ठीक है, और एट द एंड जब ये मेरा फॉर लूप खत्म होगा तो आपको पता है मेरे पास ये जो सा वेरिएबल है सम का वेरिएबल, इसमें क्या आ चुका होगा, टोटल सम जो सा मेरी अरे का होगा। तो मैं फॉर लूप से बाहर निकलूंगा और यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ये लें जी, सम ऑफ डाटा इज इक्वल टू सम, ये लें। ठीक है, तो अब मेरा ये प्रोग्राम बिल्कुल जो कि मैंने आपको कहा था वो बन चुका है। यानी कि सबसे पहले यूज़र 10 इंटीजर इनपुट देगा और ये फॉर लूप उसको उसका सम फाइंड करेगा और ये स्टेटमेंट वो सम को प्रिंट कर देगी। तो मैं अगर इसको रन करूँ, ये मैंने इसको रन किया तो वो देखें। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना इसको इनपुट दूंगा, कोई भी डाटा इसको इनपुट देता हूँ। चले मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही मैंने ये 10 इनपुट दे दी हैं। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ना, मेरे साथ में सम प्रिंट हो जाएगा। ये लें, सम ऑफ द डाटा क्या आ गया, 55 आ गया। जी जी, लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, आपने फिक्र नहीं करनी सर। अगर सम के अंदर अरे ऑफ आई की जगह आई लिख दें तो चले ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ, मुझे ना काफ़ी स्टूडेंट ने ना ये भी सवाल किया था, वो कह रहे हैं अरे आई ऑफ आई की जगह आई लिख दें तो फिर भी वही आंसर आएगा। बिल्कुल नहीं, वो आंसर आएगा। क्यों, देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं कि सम का जो सा बॉक्स है ना उसके अंदर लाके क्या फेंक रहे हैं, आई तो क्या है, आई इंडेक्स है, आई इंडेक्स है, ना कि उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ डाटा है। अगर आप अकेला आई प्लस करेंगे ना, देखें
अब देखें अगर यहाँ पे आई मैं आकर प्लस करता हूँ, आई यहाँ पे ये ऊपर इंडेक्स पड़ा हुआ है 0 1 2 3, ये आई की वैल्यूज़ हैं, ना कि आई ये अंदर वाला डाटा है। डाटा मेरे पास कैसे आएगा, अगर मैं अरे ऑफ आई लिखूंगा, यानी कि उस अरे के अंदर जाओ, इस इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है उसको लाके यहाँ पे प्लस करो। अगर मैं सिर्फ आई लिखूंगा, आई से मुराद क्या है, ये ऊपर वाला इंडेक्स, यानी कि वो पहली दफ़ा यहाँ लाके 0 प्लस करेगा, 0 प्लस 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगली दफ़ा यहाँ पे 1 है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ लाके 1 प्लस कर देगा। अगली दफ़ा आई की वैल्यू 2 हो गई है तो वो लाके यहाँ 2 प्लस करेगा तो टोटल 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट दफ़ा वो 3 प्लस 3 करेगा लाके तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये मेरी एट द एंड ये सम की वैल्यू आ जाएगी, हालांकि ये मेरा सम है ही नहीं था। देखें अब मैं ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाने लगा हूँ जो कि यूज़र से क्या करेगा ना, डिफरेंट स्टूडेंट के नंबर इनपुट लेगा। यानी कि मैं ना चलें फ़र्ज़ करें मैं 5 स्टूडेंट के ना नंबर 5 साइज़ की एक अरे बनाऊंगा इंटीजर की, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा 5 स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट दे दूँगा। 5 स्टूडेंट के जो से नंबर है वो मैं उसको इनपुट दे दूँगा, वो जाके क्या करेगा, वो जाके स्टोर कर देगा अरे के अंदर। और मैं आपको कहता हूँ कि लो जी ये मेरे पास मार्क्स हैं, आपने मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं। मैंने उसको इनाम देना है क्लास में से, क्लास का टेस्ट हुआ है, फ़र्ज़ करें 5 स्टूडेंट थे, उन्होंने टेस्ट दिया है, मैं उनके नंबर जो से वो एक अरे के अंदर स्टोर कर देता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ मुझे ऐसा प्रोग्राम बना के दो जो इस अरे में से मुझे ना सबसे जो सा बड़ा नंबर है ना वो प्रिंट कर दे। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम बनाना है। तो आपको प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी ना लॉजिक की तरफ पहले जाता हूँ, कोडिंग करने से पहले हम चलते हैं लॉजिक की तरफ। ठीक है, तो देखें अगर ना आप मैं ना क्लास में आता हूँ, आप मैं ना आके कहता हूँ क्लास में अनाउंस करता हूँ, लो जी मैं ना 5 नंबर बोलने लगा हूँ, 5 नंबर मैं अनाउंस करने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, जब मैं 5 नंबर यानी कि बोल दूंगा ना, एट द एंड आपने मुझे क्या बताना है, उन 5 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप ये जो सा प्रोसेस है ये आप कैसे करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि देखें मैं क्लास में आया, मैंने आके ये अनाउंस कर दिया मैं 5 नंबर बोलने लगा हूँ, तो मैं सबसे पहला जो सा नंबर बोलूँगा, फ़र्ज़ करें मैं पहला सबसे पहला नंबर 10 बोलता हूँ, तो आपके जहन में क्या स्टोर हो जाएगा जाके 10। आप देखेंगे कि यार ये सबसे बड़ा नंबर 10 ही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं 10 के बाद अगर मैं बोलता हूँ ना 20, तो आप क्या करेंगे, 10 को रिमूव करके जो सा मैक्सिमम नंबर है उसको आप अपने जहन में 20 रख लेंगे। ठीक है, यानी कि हर आने वाले नंबर को आप क्या करेंगे, पिछले नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर तो हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से बड़ा हुआ तो आप क्या करेंगे, पिछले नंबर को छोड़ देंगे, अपने जहन में अब अगले वाला नंबर रख लेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए अगर मैंने पहला नंबर 10 बोला है तो आप क्या करेंगे, अपने जहन में 10 को स्टोर कर लेंगे, हाँ यार ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर मैं 10 के बाद 5 बोलता हूँ तो आप देखेंगे नहीं यार ये तो 5 जो है वो 10 से छोटा है। अब अभी भी आपके जहन में जो मैक्सिमम नंबर है वो 10 ही है, आप 5 को छोड़ देंगे। अब अगर मैं उससे तीसरा नंबर जो है वो मैं 20 बोल देता हूँ, तो जो सा 20 है वो 10 से बड़ा है, आप 10 को छोड़ के 20 को जहन में रख लेंगे। इसी तरह एट द एंड मैं 5 नंबर बोल लूँगा, आप हर एक नंबर को कंपेयर करेंगे जो सा आपके जहन में नंबर है कैपिटल, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो सा है, अब हर आने वाले नंबर को उसके साथ कंपेयर करेंगे। और एट द एंड जब वो अरे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जब मैंने नंबर बोल दिए हैं, जो सा एट द एंड आपके जहन में जो सा नंबर होगा आप कहेंगे लो जी ये सबसे बड़ा नंबर है। तो सेम टू सेम यही लॉजिक हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। हम क्या करेंगे, हम एक अरे है 5 नंबर्स की, अब 5 नंबर्स की अरे की जो सा सबसे पहला इंडेक्स है 0 इंडेक्स, यानी कि वहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है ना, हम अज्यूम करने का ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, ये मेरा कौन सा बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। और फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी उस नंबर को अगले वाले नंबरों से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कंपेयर करने के बाद एट द एंड जो सा हमारे एट द एंड यानी कि अरे के ख़त्म होने के बाद जो सबसे एंड पे हमारे पास बड़ा नंबर यानी कि हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर। यानी कि देखिए ना हमने क्या किया, हमने जो सबसे पहला नंबर था ना उसको हमने अज्यूम कर लिया ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि मैंने लार्जेस्ट नंबर के लिए ना एक वेरिएबल बना लिया, फ़र्ज़ करें लार्ज नंबर का वेरिएबल बना लिया। मैं क्या करूँगा, जो सब अरे का पहला एलिमेंट है ना उसको जाके लार्ज के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा, और अब मैं आगे 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 कंपेयर करता चला जाऊंगा। यानी कि जैसे ही मुझे कोई ऐसा नंबर मिला जो कि मेरे लार्ज के नंबर से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, लार्ज का जो सा वेरिएबल है उसके अंदर वो नंबर रख दूंगा, और लार्ज जो सा पहला था उसको ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह मैं लार्ज की वैल्यू अपडेट करता रहूँगा जैसे ही मुझे लार्ज से बड़ा कोई नंबर मिलेगा। तो जैसे ही मेरी अरे ख़त्म होगी, और अब जो सा अरे ख़त्म होने के बाद वेरिएबल के अंदर जो सा यानी कि लार्ज का वेरिएबल है उसके अंदर जो नंबर पड़ा है वो क्या होगा, मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा, वो मैं प्रिंट करवा दूंगा। लॉजिक आपको समझ आ गई है। मेन होता है लॉजिक को समझना, कोडिंग यानी कि सिंटैक्स कोडिंग तो आपका आ रही, लेकिन मेन क्या होता है लॉजिक को समझना, हमने इस सवाल को किस तरह करना है। ठीक है, तो आप लॉजिक आपको समझ आ गई होगी, तो हम चलते हैं अब कोडिंग की तरफ। चलिए जी ठीक है, अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। अब कोडिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा देता हूँ। यानी कि मैंने क्या किया, सबसे पहले ना
मैंने ना क्यों, चूँकि एक अरे बनानी है 5 की, तो मैं अरे का नाम भी ना मार्क्स रख लेता हूँ। ये लें, मार्क्स है। अब अरे का नाम क्या मार्क्स है, मैं इसके अंदर 5 साइज़ का मैंने अरे बना लिया है। और अब जो सा ये है ना मेरा, आप देखिए मैंने एक नंबर भी बनाना है लार्जेस्ट, ठीक है, वेरिएबल जिसमें मैंने अपना सबसे बड़ा नंबर स्टोर करना है। तो मैं एक और इंटीजर बना लेता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ लार्जेस्ट, लार्ज, ठीक है। ये नहीं, मैंने क्या किया, मैंने लार्जेस्ट नंबर भी बना लिया। इसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, अपना सबसे बड़ा नंबर। और ये मैंने एक अरे बना लिया 5 साइज़ की। तो अब क्या होगा, अब देखिए चूंकि मेरी जो सा अरे का साइज़ वो 5 है, तो मैंने अब 5 मरतबा यूज़र से इनपुट ले रही है, यानी कि ये लूप मैंने 5 मरतबा चलाना है, 0 से लेके <5 तक, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दूंगा एंटर मार्क्स, ये। और अब देखिए ये मुझे एरर दे रहा, क्या एरर दे रहा, कह रहा है आपकी जो सा अरे है ना, ये अरे है, मैंने नाम क्या लिखा हुआ अरे, ये तो इस नाम की कोई अरे है ही नहीं है आपके पास, क्योंकि अब मैंने अरे का नाम चेंज कर दिया ना, मार्क्स है अब मेरी अरे का नाम। तो मैं यहाँ पे भी अरे ही, अरे की जगह मार्क्स लिख दूंगा, ये लें, ठीक है। अब वो एरर चला जाएगा, तो ये देख सकते हैं अब, यानी कि मैंने क्या किया, ये फॉलो 5 मरतबा चलेगा, ये क्या करेगा, मुझसे 5 मरतबा इनपुट लेगा, और वो जाके मार्क्स की जो सी अरे है ना, उसके अगले अगले इंडेक्स पे जाके स्टोर करा जाएगा वो नंबर। ये तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था मेरी अरे के अंदर 5 नंबर आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो सा मेरी 0 इंडेक्स पे नंबर पड़ा हुआ है ना, उसको मैं क्या करूँगा, जाके लार्जेस्ट नंबर के अंदर स्टोर कर दूंगा। मैं अज्यूम करूँगा कि जो सा 0 इंडेक्स पे नंबर पड़ा है वो मेरा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। तो ये ले, मैं क्या करने लगा हूँ, लार्जेस्ट इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पे मैं कैसे करूँगा, 0 इंडेक्स को मार्क्स ऑफ 0, ये ले, ठीक है। यानी कि जो सा 0 इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो मैंने किसके अंदर स्टोर कर दिया है, लार्जेस्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अब जो सा ये नंबर है ना, इसको बारी बारी कंपेयर करना है अपनी अरे के तमाम नंबरों से। मैंने क्या करना है, मैंने इस नंबर को मैंने कंपेयर करना है अपनी अरे के तमाम नंबर से। तो अब देखिए मैंने क्या जूम किया, मैंने जो सा 0 नेक्स्ट पे जो सा नंबर पड़ा है ना, उसको मैंने अज्यूम कर लिया ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है। तो अब मैंने इस नंबर को कंपेयर करना है 0 से अगले वाले नंबरों से, यानी कि जो सा पहले इंडेक्स पे नंबर पड़ा है, जो दूसरे इंडेक्स पे नंबर पड़ा, जो तीसरे पे पड़ा और जो चौथे पे पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी 5 साइज़ की अरे है, तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्सेस होंगे। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 0 इंडेक्स वाला सबसे कैपिटल नंबर है। अब मैंने इसको कंपेयर किससे करना है, अगले पहले इंडेक्स वाले नंबर से, दूसरे इंडेक्स वाले नंबर से, तीसरे इंडेक्स वाले नंबर से और चौथे इंडेक्स वाले नंबर से। तो आपको पता चल रहा है कि लूप मैंने कहाँ से शुरू करना है, 1 से करना है, ना कि 0 से। तो मैं क्या करूँगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने पहले इंडेक्स से कंपेयर करना शुरू करना है। 0 इंडेक्स वाला है तो मैंने पहले लार्जेस्ट रख लिया है। अब देखिए मैंने पहले इंडेक्स 1 से शुरू किया लूप, और मैं कहाँ तक जाऊँगा, <5, क्योंकि मेरा अरे का साइज़ 5 है, तो मैंने यानी कि 1 से लेके 4 तक जाना है। और यहाँ पे मैंने वो कंडीशन लगानी है, मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या लगानी है, अगर जो सा मेरा आने वाले नंबर है, यानी कि अब जो सा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। इफ़ ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन किससे, लार्जेस्ट, ये, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जो सा अगले इंडेक्स पे नंबर पड़ा हुआ है, इफ़ मार्क्स ऑफ आई से मुराद क्या है, अगला इंडेक्स यानी कि 1, यानी कि सबसे पहले जब ये लूप शुरू होगा ये 1 इंडेक्स होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सा अगले आने वाला नंबर है अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है, ठीक है, तो फिर जो सा मेरा लार्जेस्ट का वेरिएबल है उसको अपडेट कर दो, उसमें जाके क्या रख दो, वही नंबर। तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू अरे ऑफ, सॉरी अरे नहीं, मार्क्स ऑफ आई। तो ये आपको यही लॉजिक है जो हमने ना मेन बनानी थी। लॉजिक क्या बनाई है, मैंने इफ़ की कंडीशन लगा दी है कि अगर हर आने वाला अगला नंबर मेरे लार्जेस्ट नंबर से बड़ा होगा तो मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट को चेंज कर दूंगा उस नंबर से, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है, यही असल मेन ना, यानी कि मेरी ना है लॉजिक है असल। तो देखिए मैं ना दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया, जो सा मेरे 0 नेक्स्ट पे जो नंबर पड़ा है ना, 0 नेक्स्ट पे मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने अज्यूम किया ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है। और फिर मैं क्या करूँगा, जो सा 0 इंडेक्स वाला नंबर है उसको मैं अब पहले इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे और चौथे इंडेक्स पे जो नंबर पड़े हैं उनसे कंपेयर करूँगा। तो मैंने इसलिए इस आई को लूप को 1 से स्टार्ट किया है। तो ये क्या होगा, जब ये सबसे पहला लूप चलेगा, सबसे पहली दफ़ा आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। अब वो क्या करेगा, पहले इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा हुआ है उसको कंपेयर करेगा लार्जेस्ट नंबर से। तो अगर जो सा पहले इंडेक्स पे नंबर पड़ा हुआ है वो मेरे लार्जेस्ट से बड़ा हुआ, तो मैं क्या करूँगा,
लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या है, वही नंबर है, यानी कि अरे ऑफ 1 है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है ना पहले पहले लूप के लिए, पहली एग्जीक्यूशन के लिए, पहली आइट्रेशन के लिए, पहली आइट्रेशन के लिए आई की वैल्यू क्या 1 है। तो अगर जो सा ये मेरा इफ़ की कंडीशन है ये ट्रू ना हुई तो वो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी कि अगर जो सा मेरा अगला आने वाला नंबर है वो लार्जेस्ट से छोटा हुआ तो क्या होगा, ये मेरी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी जब मेरा आने वाला नंबर लार्जेस्ट से बड़ा होगा। तो इसी तरह ये फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो चेक करेगा क्या मेरा लार्जेस्ट नंबर यानी कि जो अब दूसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है क्या हुआ लार्जेस्ट से बड़ा है। तो अगर बड़ा हुआ तो फिर वो क्या करेगा, लार्जेस्ट को अपडेट कर देगा उसी दूसरे इंडेक्स वाले नंबर से। फिर इसी तरह चलता जाएगा लूप, कब तक चलेगा, 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। और जब ये मेरा रे खत्म हो गई है उसके बाद अब जो लार्जेस्ट के अंदर जो नंबर रह गया वो मेरा कौन सा नंबर होगा, जो मेरी रे का सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ये ले लार्जेस्ट नंबर इज वो वेरिएबल के अंदर क्या, वेरिएबल का नाम क्या लार्जेस्ट है, ये ले। तो अब आपको मेरे ना ये कोड की समझ आ गई होगी। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये ले, मैंने इसको रन किया तो वो मुझसे पूछ रहा है एंटर मार्क्स। मैं कहता हूँ जो सा पहला बच्चा था ना उसके मार्क्स से फर्स्ट करें 50 में टोटल 50 हैं, मैं कहता हूँ टोटल 50 मार्क्स से पहले बच्चे के नंबर हैं 30, दूसरे के 45 हैं, तीसरे के 49 हैं और जो सा चौथा है उसके 20 मार्क्स हैं। अब आपको पता है हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 49 है। जब मैं इसको एंटर दबाऊँगा, ओ सॉरी 5 मरतबा मैंने एंटर करना है, मैंने अभी 4 मरतबा किया है। अब जो सा 5वां बंदा है उसके 34 नंबर है। अब आपको पता है मैं जब एंटर दबाऊंगा सबसे हाईएस्ट नंबर कितने हैं 49, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ये नहीं। तो लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 49। तो उसने मुझे बता दिया जो सी आपकी अरे थी उसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है 49 है। इनको क्या लॉजिक की समझ आ गई थी जो मैंने पहले बताई थी। यानी कि लॉजिक मैंने क्या बताई थी कि मैं क्या करूँगा, जो सा अरे का पहला एलिमेंट है ना उसको मैं क्या कह दूँगा, ये मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है, यानी कि ये लार्जेस्ट नंबर है। और उसके लार्जेस्ट को मैं अज्यूम कर लूँगा उसको, और उसके बाद मैं क्या करूँगा उसको अगले अगले नंबर से कंपेयर करता चला जाऊँगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो सा मेरा 0 इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा हुआ है उसको मैंने क्या कह दिया, ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट है। और लार्जेस्ट नंबर मैंने अज्यूम कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा उसको अगले अगले इंडेक्स वाले नंबर से कंपेयर करता चला जाऊँगा। और अगर जो सा अब मैं मेरे पास अगला नंबर आ रहा है वो लार्जेस्ट से भी बड़ा है तो फिर मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट को अपडेट कर दूँगा उस नंबर से। फर्ज करें ना कि मेरे अरे के अंदर सबसे पहला नंबर पड़ा हुआ है 10। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया उसको, मैंने ना चलो 10 नहीं है, मैं यही वैल्यूज़ ना एज्यूम कर लेता हूँ। यानी कि ये जो सी मैंने वैल्यूज़ इनपुट दी है ना मेरी अरे के अंदर यही वैल्यूज़ पड़ी है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे 30 पड़ा हुआ है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया, लो जी मेरा जो सा सबसे बड़ा नंबर है ना वो 30 है। अपने जहन में सोचें कि जो सा सबसे बड़ा नंबर है वो 30 है, मैंने एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को अगले नंबर से कंपेयर करूँगा। मैंने 30 को कंपेयर किया 45 से, तो मुझे पता चल गया हाँ भैया जो सा 45 है ना वो तो 30 से बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो सा लार्जेस्ट नंबर था ना मेरे जहन के अंदर स्टोर हुआ मैं उसको अपडेट कर दूँगा। मैं 30 को डिलीट करके वहाँ पे क्या कर दूँगा 45 अब मैंने स्टोर कर लिया अपने जहन के अंदर। ठीक है, अब मैं दोबारा उसको भी अगले नंबर से कंपेयर करूँगा। अब मैंने 45 जो सा लार्जेस्ट नंबर था ना मेरा उसको मैंने कंपेयर किया अगले नंबर से, तो मुझे पता चला यार अगला नंबर तो उससे भी बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, अब अपने जहन के अंदर अपडेट कर दूँगा। अब मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या 49 है। अब मेरा लार्जेस्ट नंबर 49 है। अब मैं अपने लार्जेस्ट नंबर को अगले नंबर से कंपेयर करूँगा। अगला नंबर मेरा 20 है, तो मैंने 20 को कंपेयर किया 49 से, वो तो छोटा था। मैं क्या करूँगा, अब अपने जो सा लार्जेस्ट नंबर है उसको मैं उसको अपडेट नहीं करूँगा। अब इसी तरह मैं अगले नंबर पे चला गया, अगले नंबर को के साथ मैंने कंपेयर किया तो वो अगला नंबर भी 49 से छोटा था जो कि 34 है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं अपना जो सा लार्जेस्ट नंबर है उसको अपडेट नहीं करूँगा और एट द एंड मैं अरे को आइट्रेट करता चल जाऊँगा। मेरे पास अब अरे ख़त्म हो गई है, और अब अरे ख़त्म हुई है तो मेरे जहन में लार्जेस्ट नंबर क्या है 49 है और वही मेरी अरे का सबसे बड़ा नंबर है। ये तो मेरी लॉजिक ही आपको समझ आई है, इफ़ वाली कंडीशन सब। अच्छा, तो ये पहले बताए ना कि आपको कोडिंग नहीं समझ आई है, लॉजिक नहीं समझ आई। चले मैं इफ़ वाली कंडीशन ये है कि आपको कोडिंग नहीं समझ आई, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है कि यानी कि जो सब पहली 0 इंडेक्स में जो सा नंबर है ना वो मैंने लार्जेस्ट नंबर रख दिया है। अब उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगा दिया। मैंने फॉर लूप क्या लगाया है, 0 से वो शुरू 1 से शुरू होगा और वो जाएगा चौथे इंडेक्स तक। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मेरा जो सा फॉर लूप है 1 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा। ठीक है, क्यों 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सा 0 इंडेक्स पे था ना वो मैंने उसको अज्यूम कर लिया वो कैपिटल लेटर यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर है। 0 इंडेक्स में जो पड़ा था ना वो तो मेरा लार्जेस्ट नंबर है। अब मैंने जो सा 0 इंडेक्स वाला नंबर है उसको अब 1 से लेके चौथे इंडेक्स तक मैंने कंपेयर करना है। ठीक है, अब मेरा फॉर लूप ना चला, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी। तो अब यहाँ देखें इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ऑफ आई ग्रेटर देन लार्जेस्ट।
ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट के अंदर क्या स्टोर हुआ है, इस टाइम 30 स्टोर हुआ है। ये मैं वही एग्जांपल वापस ले रहा हूँ, इस टाइम क्या स्टोर हुआ है 30 लार्जेस्ट के अंदर, यानी कि इसके अंदर 30 स्टोर हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मार्क्स ऑफ आई क्या, आई इस टाइम 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले इंडेक्स पे मार्क्स क्या है, यानी कि पहला इंडेक्स मतलब ये 45 है, पहले इंडेक्स पे 45 पड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ क्या मार्क्स ऑफ आई यानी कि मार्क्स ऑफ 1 पहले इंडेक्स पे जो से नंबर पड़े हैं क्या वो लार्जेस्ट से भी बड़े हैं। लार्जेस्ट मतलब वो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, क्या वो मेरे लार्जेस्ट वेरिएबल से बड़ा है, तो लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ था 30। ठीक है। और जो सा मेरे पहले इंडेक्स पे वेरिएबल पड़ा है वो क्या है, वो 45 है। तो ये क्या हुआ, ये इफ़ की कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। तो जैसे ही मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई है तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि वो क्या करेगा मेरी लार्जेस्ट वैल्यू को अपडेट कर देगा उस नई वैल्यू से। नई वैल्यू मेरे पास क्या आई है, रे ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 45 है, तो वो क्या करेगा 45 को जाके मेरे लार्जेस्ट नंबर के अंदर स्टोर कर देगा। यानी कि अब मेरे लार्जेस्ट नंबर के अंदर पहले वैल्यू क्या थी 30 थी, उसने ओवर इसको कर दिया 45 यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे लार्जेस्ट नंबर के अंदर यहाँ पे क्या आ गया है 45 आ गया। ठीक है। अब मेरा लूप दोबारा चला, आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। अब वो क्या चेक करेगा मार्क्स ऑफ 2 यानी कि दूसरे इंडेक्स पे जो नंबर पड़े हुए हैं क्या वो मेरे लार्जेस्ट नंबर से बड़े हैं। तो देखते हैं, अब दूसरे इंडेक्स पे 49 पड़ा हुआ है और मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है 45 है। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू हुई है तो ये तब ही ये ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो उसने दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है, तो वो क्या करेगा मार्क्स ऑफ आई यानी कि मार्क्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है 49 है, वो जाके स्टोर कर देगा लार्जेस्ट के अंदर। अब मेरे लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू अपडेट हो गई है, वो अब हो गई है 49 हो गई है। अब मेरा लूप दोबारा शुरू से चला, अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 3। तो अब वो देखेगा क्या मार्क्स ऑफ 3 यानी कि तीसरे इंडेक्स पे जो नंबर पड़े हैं क्या वो मेरे लार्जेस्ट से बड़े हैं। लार्जेस्ट नंबर क्या मेरा 49 है और तीसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 20। तो ये तो बड़ा नहीं ना है, तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। जब ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो ये मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इफ़ लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये वाली इफ़ वाली मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है। तो इसी तरह एट द एंड मेरा पूरा जो सा फॉर लूप है वो आइटरेट होगा, और आइटरेट होने के बाद जो एंड पे मेरे पास लार्जेस्ट नंबर होगा ना उसको मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो अब मेरे पास एक ना सवाल है, मैं ज़रा वो गौर से पढ़ लूँ, बहुत लंबा सवाल है। सर हम फर्स्ट इंडेक्स को लार्जेस्ट के लिए फ़िक्स कर देंगे, लेकिन अगर फर्स्ट इनपुट ही लार्जेस्ट हुई तो कोई लूप नहीं चलेगा, बस फर्स्ट इनपुट ही प्रिंट होगी। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होगा। यानी कि देखिए ना, अगर पहला नंबर ही मेरा लार्जेस्ट नंबर है, मैं यहीं पे ना अगर 50 इनपुट दे देता तो जो से बकाया नंबर थे, यानी कि उसने क्या करना था, उसने आके कंडीशन चेक करनी थी, कोई भी नंबर मेरे लार्जेस्ट नंबर से बड़ा नहीं था होना, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी ही नहीं थी, मेरा लूप खत्म हो जाना था। और एट द एंड मेरे लार्जेस्ट नंबर में क्या रहना था, वही पहले वाला नंबर, वही मेरा प्रिंट हो जाना था। ठीक है। यानी कि वो जो सा नंबर प्रिंट हो रहा है वो मेरी अरे में से तो सबसे बड़ा ही है ना, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है। यही तो हम चाहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा नंबर प्रिंट हो। तो वो अगर तुम जो सा मेरा सबसे पहला नंबर है वही लार्जेस्ट नंबर है तो वो तो और भी यानी कि कह सकते हैं कि अच्छी बात है। यानी कि मुझे जो सा मेरा फॉर लूप है ना वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो सीधा साधा फॉर लूप को 5 मरतबा चेक करेगा तो कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होगी, तो वो क्या करेगा फॉर लूप से बाहर आके यही वैल्यू प्रिंट कर देगा, वही वाली लार्जेस्ट की। तो ठीक है, समझ आ गई है। तो चलिए ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी तो आपने क्या करना है, इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, मैं सवाल जो से वो अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एक सबसे अहम लान सुन लें। सबसे अहम लान ये कि मैंने ना ग्रुप के अंदर ना क्लासरूम का लिंक शेयर कर दिया है, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जाके क्लासरूम की ऐप डाउनलोड करनी है और आपने वो क्लासरूम को ज्वाइन कर लेना है। और आज के बाद जो भी यानी कि हमारा ना आपको मैं क्लास के लिए अनाउंसमेंट किया करूँगा, या जो भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड किया करूँगा ना वो कुछ दिनों के लिए मैं उस क्लासरूम में अपलोड करूँगा, ना कि व्हाट्सएप का जो सा ग्रुप है उसमें। ठीक है। कुछ दिनों के लिए आप ना मेरी व्हाट्सएप जो है वो बंद रहेगी, और अगर आपने कुछ भी यानी कि मुझसे सवाल पूछना हुआ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल भी मेरी वहाँ पे लिखी होगी, अगर नहीं लिखी तो मैं ना अभी ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप मुझे या ईमेल कर लें। तो बेहतर ये कि आप मुझे ना वहीं पे क्लासरूम में पूछ लें, वहाँ पे ना नीचे ऑप्शन होती है कि अगर आपने कुछ भी सवाल पूछना है तो मैं आपको वहीं पे जवाब दे दिया करूँगा, कोई भी अनाउंसमेंट होगी वो मैं वहीं पे कर दिया करूँगा। इसलिए आप काइंडली वो क्लासरूम को ज्वाइन कर लें, और यही अनाउंसमेंट है।